सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वर्ल्ड। मैं आपका भाई पीयूष हरित लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही सारा डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरी हॉरर स्टोरीज। यहाँ पे हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग रात को सोचने से भी डरते हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ पे हर आवाज, हर साया, हर कहानी अपने अंदर ही एक राज छुपाए बैठी है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं द हॉरर वर्ल्ड का डरावना सफर। आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है जो कि आगरा के रहने वाले हैं। उनका नाम है दिलीप। एक फैमिली थी, उसके अंदर 3 लोग थे, जैसे कि मम्मी पापा और एक लड़का। जो लड़का था उसका नाम हम रख देते हैं ऋषभ। जो ऋषभ था ये 26 साल का था और ये जॉब कर रहा था। इसके मम्मी पापा चाहते थे कि ऋषभ की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए क्योंकि इसकी उम्र अब बढ़ रही है। और ये लड़की भी देखते हैं। इनकी गली में एक आंटी थी, मतलब लेडीज थी, जो इसकी मम्मी को बताते हैं, ऋषभ की मम्मी को, कि हमारी नज़र में एक लड़की है, काफ़ी खूबसूरत है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और उसके फैमिली भी बहुत अच्छी है, तो तुम एक बार उससे बात चला के देखो। तो ऋषभ की मम्मी भी एग्री हो जाती है और उस फैमिली से बात चलाती है। इन दोनों की इन दोनों फैमिली की बात चलती है और इनको वो लड़की पसंद आ जाती है और उनको भी ऋषभ पसंद आ जाता है। ये जो लड़की थी उसका नाम हम रख देते हैं अनाया। अनाया और ऋषभ की शादी 2024 में हो गई थी और ये दोनों काफी अच्छे से रह भी रहे थे अपने घर पे। एक दिन जो ऋषभ था, ये सारे सो रहे थे। ऋषभ की अचानक ही रात को आंख खुलती है और ये कुछ फील करता है जैसे कि कोई बड़बड़ा रहा हो, कोई अजीब सी बातें कर रहा हो। और एक आवाज इसको और आ रही थी, जो आ रही थी, ठक 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 ठक। ये उठ के देखता है और जैसे ही खड़ा होता है, इसको अंधेरे में कुछ फील होता है कि एक लड़की कोने में, कमरे के कोने में बैठ के अपना सर दीवार में मार रही है। ये चीज ऋषभ देखता है और ऋषभ एकदम से ही अनाया को उठाता है और अनाया को जैसे ही उठाने लगता है और देखता है कि अनाया तो बेड पे है ही नहीं। और ये फटाफट से उठता है और सीधी ही लाइट जलाता है जाके। जैसी लाइट जलाता है और ये क्या देखता है कि जो लड़की बैठ के अपना सर मार रही है वो कोई और नहीं, वो थी अनाया। ये अनाया को आवाज मारता है कि अनाया, अनाया। पर अनाया कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और ये पूरी तरह से डर चुका था। ऋषभ जो था ये अनाया के पास जाता है और अनाया के पास जाके अनाया को जैसी हाथ लगाता है, एकदम से इसको आवाज आती है कि वो लड़की घुर्रा रही है, यानी कि अनाया घुर्रा रही है बहुत जोर जोर की। और जैसी ये आवाज मारता है और इसको हाथ लगाने वाला होता है, अनाया इतने में बड़ी ही जोर जोर की और तेज तेज अपना सर दीवार में मार रही होती है। एकदम से उसको दिखता है ऋषभ को कि अनाया के सर से खून निकल रहा है काफी। ये कुछ भी नहीं देखता और अनाया को सीधा उठाता है। जैसे ही उठाता है, एकदम से अनाया बोलती है कि ऋषभ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जैसे ही नोटिस करती है कि इसके सर से कुछ गरम गरम निकल रहा है, जैसे कि वो ब्लड था। जैसे ही देखती है कि इसके सर से काफी खून बह रहा है और ये छुटते ऋषभ से कहती है कि ऋषभ, तुमने क्या करा मेरे साथ, तुमने मेरे सर पे चोट मार दी और मेरे सर से इतना खून निकल रहा है। ऋषभ कुछ भी नहीं बोलता, सीधा इसको लेके जाता अपने मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के, और इसके पट्टी वट्टी करवा के घर पे आ जाते हैं और ये आराम से सो जाती है। इस रात के अगले दिन ये सारे डिनर कर रहे होते हैं एक साथ बैठ के, मतलब कि ऋषभ, ऋषभ की वाइफ अनाया और इन दोनों के मम्मी पापा, ये सारे बैठ के लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे होते हैं। और एकदम से अनाया को कुछ होता है। अनाया अलग सा बिहेव करने लगती है जैसे कि कुछ इसके अंदर आ गया हो। और ये तीनों लोग देख के डर जाते हैं कि अनाया को एकदम से क्या हो गया। थोड़ी देर बाद अनाया शांत भी हो जाती है और जाके ये सारे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ऋषभ अपने ऑफिस चला जाता है और अनाया और इसकी मम्मी ये घर पे ही थे और अनाया के पापा अपनी दुकान पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना की दुकान पे काम करते थे। ये देखते हैं कि अनाया और अनाया की जो मम्मी थी, यानी कि सास, ये बैठ के कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से ही अनाया के अंदर कल रात वाला मूवमेंट एकदम से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर कोई आ गया हो। ये काफी हरकतें कर रही थी और ये चीज देख के अनाया की मम्मी काफी डर जाती हैं और वो भग के जाती हैं गली में से, एक दो लेडीज को बुलाती हैं अपने घर पे
जैसी वो आती है और वो बोलती है कि देख रहे हैं हमारी बहू को क्या हो गया, अनाया को क्या हो गया। सारी वो दोनों लेडीज देखती हैं, काफी कुछ नोटिस करती हैं और वो बोलती हैं कि अनाया के अंदर माता आ गई है। जैसे ही वो आंटी बोलती है कि अनाया के अंदर माता आ गई है, अनाया छुप से बोलती है कि तेरे घर में ये परेशानी है, तेरी ये समस्या है, और अनाया उस चीज को सॉल्व भी करती है। इस चीज से वो दोनों लेडीज एग्री हो जाती है, मान जाती हैं कि अनाया के अंदर कोई माता ही आ गई है। ये चीज जब से अनाया के अंदर दिन में कम से कम 5 से 7 बार डेली इसके अंदर कुछ ना कुछ आता था, जैसे कि रिएक्ट करती थी उस चीज। उस दिन से सारे गली मोहल्ले के लोग इनके घर पे आते थे, अनाया को अपनी सारी दिक्कत परेशानी सारी प्रॉब्लम्स बताते थे, और अनाया उस चीज को सॉल्व करती थी। जैसे भी करती थी वो चीज को सॉल्व करती थी, या तो उस चीज के बारे में बताती थी कि तुमको कैसे करना है कैसे नहीं करना, मतलब कि वो सारी चीजें अपनी सॉल्व कर देती थी उनको, जो भी बताती थी। ये चीज भी कम से कम 2 से 3 महीने तक चलती है और इनका घर काफी सही चल रहा होता है, किसी को कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होती। एक दिन ऋषभ सो रहा होता है और अनाया भी सो रही होती है। ऋषभ का मन करता है फिजिकल करने का। जैसे ही ऋषभ अनाया को हाथ लगाता है रात को, अनाया उसी मूवमेंट में आ जाती है और उसी तरह रिएक्ट करने लगती है जैसे वो हर दिन करती है, जैसे कि इसके अंदर मात आ गई है। और ऋषभ कम से कम 1 से 2 हफ्ते यही चीज नोटिस करता है कि जब भी मैं अनाया को हाथ लगाता हूँ रात को, यानी कि फिजिकल करने के टाइम पे, अनाया के अंदर एकदम से ही कुछ आ जाता है। पर ये कुछ भी नहीं बोलता और इस बात को इग्नोर कर देता है, सोचता है कि इसके अंदर माता आ रही है, इस वजह से ये ऐसे कुछ रिएक्ट कर रही है। एक दिन ऋषभ और ये दोनों सो रहे थे एक साथ। ऋषभ की अचानक आंख खुलती है पानी पीने के लिए। ऋषभ उठता है और पानी पी के आता है। जैसे ही बेड पे लेटता है और देखता है कि अनाया तो बेड पे है ही नहीं। ये सोचता है कि शायद से अनाया वॉशरूम गई होगी, और ये वेट करता है कि अनाया आएगी तो हम साथ ही सो जाएंगे। 15 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, 25 मिनट, कम से कम आधा घंटा बीत जाता है, पर अनाया वॉशरूम से बाहर आती ही नहीं। ऋषभ उठता है और वॉशरूम में जाके देखता है कि अनाया कितनी इतनी देर हो गई और अभी तक निकली नहीं, और अनाया को बाहर से ही आवाज मारता है, अनाया तू अंदर है क्या, अनाया बाहर आ जल्दी, मेरे को भी वॉशरूम जाना है। पर अनाया बाहर निकलती ही नहीं। ये झटके से गेट खोलता है और गेट खुल जाता है और देखता है कि अनाया तो वॉशरूम के अंदर है ही नहीं। ये पूरे घर में देखता है अनाया को, पर अनाया कहीं भी नहीं मिलती। ये कुछ नोटिस करता है, कुछ आवाज आती है इसको, वो भी छत से आवाज आ रही है। ये जाता है छत पे और जाके देखता है कि अनाया वहां पे सामने खड़ी है और किसी से बात कर रही है। जब ऋषभ उसके पास जाता है ना, करीब अनाया के करीब जाता है, तो ये देखता है कि अनाया के अलावा छत पे कोई और नहीं खड़ा, अनाया खुद से ही बड़बड़ा रही है। ऋषभ आवाज मारता है अनाया को, अनाया, अनाया, पर वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रही। जैसे ही ऋषभ जाता है उसके पास अनाया के, और अनाया को जैसे ही हाथ लगाता है पीछे मोड़वाने के लिए, अनाया की शक्ल देख के वो पूरी तरह डर जाता है। और अनाया की लाल लाल आंखें हो रही थी, बाल पूरे खुले हुए थे और उसका फेस कुछ अलग से रिएक्ट कर रहा था, और उसकी आंखें वाइट हो गई थी, मतलब जो पुतली है आँख की, ये वाइट हो गई थी। ये पूरी तरह डर जाता है और बौखला जाता है, और अनाया को बोलता है कि तू कौन है, तेरे अंदर कौन है। अनाया बोलती है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगी, इस लड़की को जान से मार दूंगी। ऋषभ कुछ नहीं करता, फिर दोबारा अनाया को जाके जैसे खींचता है, एकदम से अनाया इसके बहुत तेज टक्कर मारती है, हाथ मारती है, और ऋषभ थोड़ी दूर जाके बड़ी जोर की गिर जाता है। ऋषभ भाग के अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है और मम्मी पापा को बुला के लाता है कि छत पे चलो, और अनाया के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तीनों जैसी छत पे आते हैं, पर अनाया छत पे थी ही नहीं। ये सारे जाते हैं अपने कमरे में, यानी कि ऋषभ के कमरे में। ये गेट खोलते हैं, लाइट बनती, जैसी ये लाइट जलाता है और देखते हैं कि ये तीनों, अनाया जो थी, जहाँ पे अनाया कुछ दिन पहले अपने सर पे मार रही थी दीवार में, वहीं पे बैठ के मुंह नीचे रख के रो रही है और घुर्रा रही है। ये जाके देखते हैं और इसकी मम्मी, जो ऋषभ की मम्मी थी, ये अनाया के पास जाती है और अनाया से कहती है बेटा तेरे को क्या हो गया।
अनाया एकदम से देखती है, पूरी लाल लाल आंखें हो रखी है और पुतली पूरी वाइट हो रखी है। वो बोलती है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी और इस लड़की को भी मार दूंगी। अभी तक जो अनाया की, वो ऋषभ की मम्मी थी, वो सोच रही थी कि इस अनाया के अंदर कोई माता आ रखी है, इस वजह से ये कर रही है ऐसी। अनाया की मम्मी बोलती है कि माता रानी, इस लड़की को छोड़ दो, हमारी बहू को छोड़ दो, प्लीज हम पे रहम करो, इस चीज को छोड़ दो। पर वो बोलती है अनाया कि मैं कोई माता वाता नहीं हूँ, जो तुम मेरे को माता माता बोल रहे हो। कुछ भी नहीं होता, एकदम से अनाया सही हो जाती है। और जैसी सही होती है, ऋषभ की मम्मी जाके पूछती है कि अनाया तेरे को क्या हो गया। अनाया छुपते ही बोलती है कि मम्मी जी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे को काफी बुखार सा लग रहा है, तो मैं सो रही हूँ। अनाया जाके लेट जाती है और ये तीनों, ऋषभ, इसके मम्मी पापा, ये सोते नहीं पूरी रात और इनको थोड़ा शक सा होता है। और जो ऋषभ के पापा थे, ये बोलते हैं कि मेरे को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मेरे को लगता है कि इसके अंदर माता की जगह कोई और ही है, तो मैं कल सुबह जाऊंगा भगत के पास। अगले दिन सुबह होती है और ऋषभ और इसके पापा किसी भगत के पास जाते हैं जिनको ये जानते थे। ये भगत के पास जाते हैं और भगत को सारी बात बताते हैं और भगत जी को अपने घर पे लेके आ जाते हैं। जैसे ही भगत जी अनाया को देखते हैं और अनाया एकदम से वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो कल रात को थी। ये देख के काफी शौक हो जाते हैं और अनाया से पूछते हैं कि तू कौन है और इस लड़की के अंदर कैसे आई। वो बोलती है कि मैं आई नहीं हूँ, मेरे को भेजा गया है और तू अब आया है। मैंने तो इस लड़की का काम काफी कर चुकी हूँ और तू, तेरे में अगर दम हो तो तू इस लड़की को बचा के दिखला दे। भगत बोलते हैं कि अगर तू पहले ये बता कि तू इसके अंदर आई कैसे और तेरे को भेजा किसने। वो लड़की बोलती है कि मेरे को इस लड़की के परिवार वालों ने भेजा है। तो वो भगत जी छुटते ही कहते हैं कि अगर तेरे को उसने भेजा है तो तू मेरे को उसका नाम बता जिसने तेरे को भेजा है। वो बोलती है कि मेरे को किसी ने भेजा है और वो भी भोग लगा के, पर मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। भगत जी छुटते कहते हैं नहीं तो तू बता दे, नहीं तो मेरे पास भी और तरह के रास्ते हैं जिससे कि मैं अच्छे से बुलवा सकता हूँ, उससे अच्छा है कि तू खुद ही बता दे। वो बताती है कि मेरा नाम है नैना। जो अनाया के अंदर थी उसका नाम था नैना। मतलब कि अनाया के अंदर कोई माता नहीं, कोई ऊपरी चीज थी जिसने अनाया को पोजेस कर लिया था। ये का बात करते हैं और अनाया, जो नैना थी, वो बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की की चाची ने भेजा है और वो, इसकी चाची भगत है। पर मैं इस लड़की को मारना नहीं चाहती क्योंकि उस भगत ने मेरे को भोग लगा के भेजा है और जब तक मैं इसको, लड़की को मारूंगी नहीं, जब तक मेरे को मेरी आजादी मिलेगी। वो ऋषभ के जो पापा थे वो कुछ देर ही नहीं लगाते और सीधा ही अनाया के मम्मी पापा को कॉल कर देते हैं और कॉल करके बोलते हैं जितने भी तुम्हारे घर में सारे जने हैं, इन सबको अभी के अभी हमारे घर पे लेके आओ। और थोड़ी देर होती है, क्योंकि वो एक दो मोहल्ले दूर ही रहते थे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, पूरा का पूरा उनका परिवार इनके घर पे आ जाता है। जैसे ही आते हैं और एकदम से ही ऋषभ के पापा और मम्मी उसकी, अनाया की फैमिली को सारी बात बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ है और ये लड़की बोल रही है ऐसे। जो ऋषभ के चाचा थे वो काफी शौक हो जाते हैं और काफी परेशान से हो जाते हैं जब उन्होंने बताया, यानी कि जो नैना थी उस लड़की ने वहीं पे सबके सामने बोल दिया था कि ये औरत है जिसने मेरे को भोग लगा के भेजा है और यही भगत है। ऋषभ के चाचा जो थे वो काफी, जो अनाया के चाचा थे, काफी परेशान से हुए थे और एकदम से सोच रहे थे कि मेरे को आज तक नहीं पता चला, मेरी शादी को 25 से 26 साल हो चुके हैं, कि मेरी बीवी भी भगत है। ये ज्यादा देरी नहीं लगाते और छूटते ही अपनी बीवी को मारने पीटने लग जाते हैं। पूरा का पूरा परिवार इन दोनों को हटाता है, इन दोनों को शांत करता है। और अनाया की मम्मी पूछती हैं अनाया की चाची से कि तूने इस हमारी बच्ची अनाया पे ऐसा क्यों करा। जब वो बताते हैं, जब उसकी चाची बताती है कि मैंने इस अनाया पे वो लड़की इसलिए छोड़ी है इसको मारने के लिए क्योंकि जो ऋषभ है, इनका रिश्ता पहले हमारी लड़की के साथ फिक्स हुआ था। क्योंकि
जब अनाया को देखने से पहले इन्होंने हमारी लड़की के साथ फिक्स करा था, पर इनको अनाया पहले ही पसंद आ गई थी, तो इन्होंने तुमसे बात बढ़वा दी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी का ही घर नहीं बसा, तो मैं अनाया का घर भी बसने नहीं दूंगी। इसलिए उन्होंने अनाया के ऊपर ये लड़की छोड़ दी, अनाया नैना छोड़ दी, जिससे कि अनाया को जान से मार दे और उनका बदला पूरा हो जाए। मतलब कि ये एक तरह से बदला तो कह नहीं सकते, इसको जेलस कह सकते हैं, क्योंकि उनको जेलसी थी कि अनाया की शादी ऋषभ से हो गई, उनकी लड़की से नहीं हुई। तो भगत जी उसकी चाची से कहते हैं कि तू इस लड़की के अंदर से जो भी चीज है, इसको अपने पास वापसी बुला ले और इस लड़की को आजाद कर। अनाया की चाची ने बोला कि मैंने कुछ दिन बाद सोचा और काफी अच्छे से गौर करा कि मेरे को अनाया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैंने इस लड़की को वापसी बुलाने की बहुत कोशिश करी, यानी कि नैना को वापसी बुलाने की कोशिश करी, पर ये लड़की आने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि नैना ने इसकी चाची यानी कि जो भगत थी, इनको बताया कि जब इस भगत ने मेरे को इस अनाया की लड़की के अंदर छोड़ा, जब उसके 2 से 4 दिन बाद मेरी शादी ऋषभ से हो चुकी थी, यानी कि जब अनाया के अंदर नैना थी, तो नैना की शादी भी ऋषभ से हो गई थी। तो इस लड़की ने बोला था, यानी कि नैना ने बोला था कि जब तक या तो मैं इस लड़की को मार ना दूं, या तो जब तक मैं आऊंगी नहीं, और जब तक मैं ऋषभ को ना मार दूं, जब तक मैं वापसी आऊंगी नहीं। ये चीज भगत जी जो थे, जिनको ऋषभ के पापा लेके आए थे भगत जी को, वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसकी चाची को बहुत सुनाने लग जाते हैं, काफी लाउड होके चिल्लाते हैं कि तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगी और इनका पूरा परिवार खत्म कर देगी। उस लड़की से बोलते हैं कि तूने अभी तक कुछ नहीं करा, तो तू इस लड़की को छोड़ दे। पर वो जो नैना थी, वो छूटते ही सबको चिल्ला के बता रही थी कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, और मैं इस लड़की को तो जान से मार दूंगी, और नहीं तो मैं ऋषभ को जान से मार के अपने साथ ही ले जाऊंगी। ऋषभ के पापा जो भगत जी थे, ऋषभ के पापा को साइड में लेके जाके बात करते हैं कि ये लड़की ऐसे बाज नहीं आएगी, इसको ऐसे नहीं हटा सकते हम अनाया के अंदर से, मेरे को अपने गुरुजी के साथ भी करनी पड़ेगी, इसकी जो भी तांत्रिक क्रियाएं, कोई भी विद्या है, इनको अपनानी पड़ेगी, और मैं इसको हटवा दूंगा। पर तुमको आज रात को उस शमशान घाट में आना पड़ेगा, रात के 11 बजे। ये करते हैं, भगत जी चले जाते हैं, ये काफी वेट करते हैं, और अनाया भी जब तक शांत हो जाती है, जब ये रात को निकलने वाले होते हैं, मतलब कि 10 बजते हैं, तो ये तैयारी करते हैं वहां से निकलने की। ये कर जाते हैं, और भगत जी जो थे, वो शमशान घाट में बैठ के तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे, और इनको घर से निकलना था। ये सारे आ रहे थे, पर अनाया जो थी, यानी कि अनाया के अंदर जो नैना थी, वो अनाया को बाहर घर से निकलने ही नहीं देती। काफी कोशिश करते हैं सारे, पर अनाया को खींचते हैं, पर वो आती ही नहीं, और सबको काफी धक्का मार रही थी, काफी चिल्ला रही थी, बहुत परेशान कर रही थी जो नैना थी। अनाया को घर से बाहर ही नहीं आने दे रही थी एक बिल्कुल भी। इसके पापा भगत जी को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रही है, वो आ नहीं रही। जो गुरुजी थे, जो भगत जी के बड़े गुरुजी थे, वो कहते हैं कि हम यहाँ तो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, जिससे कि वो लड़की यहाँ पे आ जाए। ये यहाँ पे वो शमशान घाट में बैठ के वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे, और ये सारे घर पे देख रहे थे कि जो लड़की अभी चलने को नाम ही नहीं ले रही थी, वो खुद ही अचानक जाके कार के अंदर जाके बैठ जाती है, कार की पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। ये सारे लोग जाते हैं और जाके कार में बैठते हैं, जैसी कार स्टार्ट करके निकलते हैं, एकदम से अनाया के अंदर फिर दोबारा नैना आ जाती है, और वो काफी उछल कूद करने लगती है, काफी चिल्लाने लगती है, पूरी कार में पूरी उछाल उछल कर रही थी, मतलब किसी को भी चैन से नहीं बैठने दे रही थी कार के अंदर। जैसे जैसे शमशान घाट के करीब आ रहे थे, इसके रिएक्शन और भी ज्यादा तेज हो गए थे, मतलब कि बहुत तेज हो गई थी चिल्लाने में, और काफी हाथ पैर मार रही थी सबको। जैसे शमशान घाट के अंदर आते हैं, भगत जी और गुरु जी से मिलते हैं, अनाया को सामने बिठाते हैं, और अनाया से कहते हैं कि तू इस लड़की के अंदर से निकल जा, मैं तेरे को भोग दे दूंगा, मैं तेरे से वादा करता हूँ, मैं तेरे को भोग दे दूंगा, तू भी मुझसे वादा कर। जो ये गुरु जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अनाया से, मतलब कि नैना से।
मैं तेरे को भेंट दूंगा, भोग लगाऊंगा, और तू भी एक वादा कर जिससे तू इस लड़की के अंदर से निकल जाए। जो वो थी, नैना। नैना कहती है गुरुजी से कि तेरे में अगर दम है तो कुछ भी कर ले, क्योंकि मेरे को भोग लगा के भेजा है, जब तक मैं इस लड़की को खत्म नहीं करूंगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, नहीं तो मैं ऋषभ को जब तक खत्म नहीं करूंगी तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। गुरुजी वहां पे कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं, कर स्टार्ट कर चुके होते हैं। नैना जो थी वो अनाया के अंदर से बहुत ही रिएक्ट करने लग गई थी, किसी के भी इनके घर में से किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और ये क्या देखते हैं कि एक आरती जल रही है, आरती के पास ये जाके जैसी खड़ी होती है ना, खड़ी होती है अनाया, खड़ी होती है और एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ चीज अनाया के शरीर से निकली है। ये सारे वहां पे देख रहे थे, अंधेरा तो हो रहा था, इनको बस एकदम से रोशनी आई थी कि अनाया के अंदर से कुछ चीज निकली है तेजी में, और अनाया वहीं पे ही नीचे गिर जाती है। ये सारे जाके अनाया को उठाते हैं, जैसे ही उठाते हैं गुरुजी के पास लाते हैं। गुरुजी ने अनाया को देखते ही बोल दिया था कि ये लड़की खत्म हो गई है। जब ये स्टोरी मेरे को पता चली, जब मैं सुन रहा था, कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि भगत जी थे वहां पे, गुरु जी थे, और उनसे भी नहीं संभल पाई ये चीज। यार अगर आप किसी का बुरा मत करो इन चीजों को करके, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि किसी के ऊपर ये चीज करनी बेकार है। आपकी 2 पल की खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़की तो खत्म ही हो गई। उसके मम्मी पापा जिंदगी भर के लिए परेशान, और जिस लड़के से शादी करी है वो परेशान, और उस लड़के के मम्मी पापा भी परेशान। 2 फैमिली यहाँ पे परेशान हो गई किसी के मजाक के चक्कर में, अपनी खुशी के चक्कर में। और आज अनाया तो इस दुनिया में है नहीं, पर ये सारे लोग काफी सही रह रहे हैं, काफी अनाया को मिस करते हैं। और ये बात मेरे को बताई है जो हमारे सब्सक्राइबर थे, दिलीप, जो ऋषभ के ताऊ का लड़का था, दिलीप, वो है, उसने मेरे को स्टोरी बताई। तो मैं बस यही चाहूंगा, दिलीप भाई से मैं ये चीज बोलता हूँ भाई, हाथ जोड़ के, कि अनाया बहन जहाँ भी है वो सही है, खुश रहे, बस भगवान से यही दुआ है। बाकी यार थोड़ा ना इमोशनल सा फील हो जाता है, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है यार, किसी के ऊपर हंसी मजाक करने से तुम एकदम से ही कर दो, और उससे तुमको कुछ मिलना है नहीं, और तुमने उसके ऊपर कुछ कर दिया और उस लड़की की जिंदगी चली गई, वो लड़की इस दुनिया से चली। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, तो प्लीज अगर ये स्टोरी आप सब पब्लिक को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय